नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम शिक्षण विधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, रीट L1 और L2 दोनों लेवलों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण विधि की अगर बात करें तो साथियों 30 से 35 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उन प्रश्नों में से लगभग आपको 25 से 30 प्रश्न साथियों, ये जो हम प्रीवियस पेपर के एक मॉड्यूल लेकर आए हैं शिक्षण विधियों से संबंधित, इस मॉडल में लगभग आपको 20 से 25 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न वो हैं साथियों शिक्षण विधि के, जो अब पहले एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने है, पढ़ने से संबंधित विकृति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिसफेजिया। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डिसलेक्सिया। साथियों, पढ़ने से संबंधित अगर समस्या है तो वहाँ कौन सा उत्तर माना जाएगा? डिसलेक्सिया। अब हम बात करें कि ये कौन कौन सी विकृति हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ये 2022 में पूछी गई थी, ठीक है, रीट 2022 में। अब महत्वपूर्ण कथनों में देखिए साथियों, ये है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन। तो सबसे पहले हम बात करें डिसलेक्सिया। तो अभी मैंने बताया था पढ़ने में समस्या, और अभी ये प्रश्न पूछा गया था कि पढ़ने से संबंधित अगर विकृति या समस्या या अधिगम या समर्थता शब्द का प्रयोग किया जा सकता है कि पढ़ने से संबंधित अगर समस्या है तो उसका संबंध किससे है? तो डिसलेक्सिया इससे संबंधित है, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे दोबारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया का संबंध है साथियों लिखने में समस्या। अगर किसी बच्चे को लिखने में समस्या आ रही है तो वहाँ पर क्या होगा? डिस्ग्राफिया होगा। अगर वही प्रश्न अगर ये पूछ ले कि गणित करने में समस्या आ रही है, गणित के प्रश्न हल करने में समस्या आ रही है, तो साथियों अगर वहाँ गणित करने में समस्या आ रही है, गणित के प्रश्नों को हल करने में समस्या आ रही है, तो वो डिसकैलकुलिया, वो जो प्रॉब्लम है इसको, वो कौन सी है? डिसकैलकुलिया वाली है। अगर प्रश्न आ जाए कि बोलने में समस्या आ रही है, तो साथियों अगर बोलने से संबंधित समस्या है तो उसमें डिस्फेजिया, ठीक है, ये अधिगम में समर्थता हैं। ये ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में 1 या 2 आपको देखने को मिलते हैं। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको नोट करना है। अगर पूछा जाए डिस्फेसिया, इसका संबंध किससे है? तो भाषण में भाषा में समस्या, कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, उसकी भाषा में समस्या आ रही है, तो डिस्फेसिया वाली इसको समस्या है। और सबसे अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो ऊपर 4 मैंने लिखवा दिए हैं, उनको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है डिस्प्रैक्सिया। अब डिस्प्रैक्सिया की अगर बात करें साथियों, तो इसमें क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया में इंद्रियों से संबंधित समस्या आती है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्या आती है? समस्या आती है। अफिज्जा काफ़ी बार पूछा गया है, ये सी-टेट में भी पूछा जाता है साथियों, रीट में भी पूछा जाएगा, L1 हो चाहे L2, भाषा संप्रेषण से संबंधित समस्या। तो ये कुछ अधिगम विकृति हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। प्रश्न चाहे भाषा संप्रेषण समस्या जो है ये किससे संबंधित है? अफिज्जा से। प्रश्न चाहे ऐसे भी आ सकता है कि अफिज्जा का संबंध किससे है? तो आपको क्या बताना है? भाषा संप्रेषण संबंधित समस्या। तो ये कुछ ऐसी अधिगम असमर्थता शब्द हैं साथियों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, पक्का आप नोट कर लेना। नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया हुआ था कि निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? पहला ऑप्शन है इसमें विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन है वैधता, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, चौथा है अभिक्षमता। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसमें है अभिक्षमता। क्योंकि विश्वसनीयता पेपर में होना ज़रूरी है, वैधता होना ज़रूरी है, वस्तुनिष्ठता होना ज़रूरी है, लेकिन अभिक्षमता इसमें ज़रूरी नहीं है। अब देखो उत्तम परीक्षण के लिए जो आवश्यक है वो कौन कौन से तत्व हैं जो रीट में L1 और L2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, वो बिंदु आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो साथियों सबसे उत्तम परीक्षण के लिए क्या क्या ज़रूरी है? पहले तो वैधता, ठीक है। वैधता का मतलब होता क्या है? एग्जाम में पूछा गया था सबसे पहले भी, रीट शायद 2021 के पेपर में पूछा गया था, जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र बनाया गया हो उसकी अगर प्राप्ति हो रही है, भाई जिस उद्देश्य के लिए हमने पेपर बनाया है उसकी हमें प्राप्ति हो गई, तो वो प्रश्न पत्र क्या होता है? वैध होता है। वैधता, उसे क्या बोलते हैं? वैधता। तो वैधता का होना अनिवार्य है। दूसरा है हमारा विश्वसनीयता। साथियों विश्वसनीयता क्या होती है?
ये भी उत्तम परीक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विश्वसनीयता उसे बोले जाते हैं जब बार बार परीक्षण करते हुए भी बच्चों के अंक समान हो। जैसे किसी बच्चे पर हमको शक हो जाए कि इसने जो प्रश्न पत्र किया है वो नकल करके किया है, तो उसको उससे बार बार हमने पेपर लिया, टेस्ट लिया उसका, और वहाँ पर अंक बिल्कुल समान आ रहे हैं, तो वो विश्वसनीयता का पात्र है। ठीक है, वो उत्तम परीक्षण का पात्र है। तो इसमें उत्तम परीक्षण माना जाएगा विश्वसनीय होगी तो। ठीक है, इसके बाद है व्यवहारिकता। तो व्यवहारिकता तो होना जरूरी है, प्रश्न पत्र में क्या होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ बिंदु हैं साथियों, ये भी उत्तम शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न दोबारा, तो आपको ये नोट कर लेना है। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता होती है साथियों निष्पक्ष परीक्षण तथा प्रशिक्षण में जांचकर्ता पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जानते ही हैं, अगर प्रशिक्षण कोई जांचकर्ता अपना भी होगा तो वहाँ पर जांचकर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि ये बच्चा है, ये बच्ची है, फिर कैसा बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है कि बुरा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों। जैसा आपने प्रश्न पत्र किया है वैसा आपका रिजल्ट आने वाला है, तो वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। ठीक है, अगर वहाँ जांचकर्ता अगर इसमें छेड़छाड़ करता है तो वस्तुनिष्ठता उसकी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। रोचकता क्या है? साथ ही उत्तम परीक्षण में रोचकता बच्चों को सहज एवं सरल स्वभाव बनाती है, तो रोचकता होना जरूरी है। विभेदीकरण, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। विभेदीकरण है कि प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनमें अंतर होगा, तो वो विभेदीकरण से ही होगा। ठीक है, तो उत्तम परीक्षण के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करें साथियों प्रमापीकृत। प्रमापीकृत क्या होता है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण में प्रश्नों के निर्देश और जांच करने के ढंग को पहले ही, तो इसमें जो है पहले ही क्या कर लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है कि जो प्रश्न निर्देश है और जांच करने का जो ढंग है वो पहले फिक्स हो जाता है साथियों, वो प्रमापीकृत होता है। ठीक है, प्रशिक्षण बिल्कुल इसमें एक निश्चित होता है। कठिनाई क्रम बिल्कुल होना चाहिए, सामान्य स्तर भी होना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु हैं जो उत्तम परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इनको नोट कर लेना साथियों, कौन कौन से बिंदु हैं। एक बार फिर से देख लो, इसमें वैधता है, विश्वसनीयता है, व्यवहारिकता है, वस्तुनिष्ठता है, रोचकता है, विभेदीकरण है, प्रमापीकृत है, कठिनाई का क्रम है और सामान्य स्तर है। तो ये कुछ बिंदु हैं साथियों उत्तम शिक्षण या उत्तम परीक्षण के। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। इसमें पूछा गया है कि शिक्षक नहीं है, इसमें शिक्षण है। शिक्षण के दौरान आश्रित चर कौन होता है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यपुस्तक, ये सभी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, अगर हमसे पूछा गया है शिक्षण के दौरान आश्रित चर, तो ये 3 चर होते हैं साथियों। इसका जो प्रश्न का करेक्ट आंसर है इसमें जो हो जाएगा आश्रित चर विद्यार्थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अब ये क्यों है, किस लिए है, ये हमारे पता चल जाएगा हमको, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु हम इनको पढ़ेंगे तब। देखिए इधर दिया गया है जो आश्रित चर होता है वो होता है विद्यार्थी। स्वतंत्र जो चर होता है वो होता है शिक्षक होता है, और शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुविधादाता या मार्गदर्शक की होती है। क्या होती है? सुविधादाता या मार्गदर्शक की। और हम बात करें मध्यस्थ चर, इनको जोड़ने वाला जो चर है साथी वो है पाठ्यपुस्तक। तो ये तीनों चरों में से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आश्रित चर कौन है, तो वो विद्यार्थी, क्योंकि वो आश्रित रहता है शिक्षक पर। स्वतंत्र चर, क्योंकि स्वतंत्र खुलकर पढ़ाता है, शिक्षक है जो खुल के पढ़ाता है। मध्यस्थ चर, जो शिक्षक और विद्यार्थी को जोड़े, वो मध्यस्थ का काम कर रहे, इसलिए पाठ्यपुस्तक को मध्यस्थ चर बनाया गया है। तो ये कुछ चर थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो शिक्षक है उसके शिक्षण के दौरान कैसी भूमिका होनी चाहिए। ये NCF 2005 NCF 2005 में भी पूछा जाता है कि जो शिक्षक की भूमिका होती है वो कैसी होती है, तो सुविधादाता की होती है। अगर सुविधादाता नहीं है तो मार्गदर्शक। ठीक है, ये कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, रीट प्री L1 और L2, क्योंकि भाषा कौशल से संबंधित एक ही पेपर में हिंदी में अलग से पूछा जाएगा साथियों, संस्कृत शिक्षण में अलग से पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी में, संस्कृत शिक्षण में, और एक हमारा EVS या हम बोल सकते हैं इस L2 में SST होती है वो,
तो इन तीनों में एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इधर देखो। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्त कौशल है सुनना और पढ़ना, लिखना, पढ़ना और लिखना, लिखना और बोलना, बोलना और सुनना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिखना और बोलना। इन दो कौशलों को हम अभिव्यक्त कौशल बोलते हैं। साथियों, अब अभिव्यक्त कौशल क्या होता है, ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है, इनका क्रम क्या होता है कौशलों को, अब यहाँ पर हम डिटेल से देखेंगे। महत्वपूर्ण कथन में बात यह है, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, अगर सरल से सरल प्रश्न आने वाला है तो वो है कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब इनका क्रम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि जो 4 कौशल है उनका क्रम कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो कौशल है वो होता है सुनना, उसके बाद में बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये इनका क्रम है, वास्तविक जो क्रम है कौशलों का, वो 4 कौशल है, इनका क्रम ये है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके बाद में सबसे पहला जो कौशल है वो कौन सा है, सर्वप्रथम कौशल या प्रमुख कौशल। सबसे अच्छा जो कौशल है, सबसे प्रमुख है या पहला है, वो है सुनना। अभी मैंने बताया था क्या है, सुनना। अंतिम कौशल या कठिन कौशल की हम बात करें तो अंतिम कौशल होता है लिखना या लिखना ही होता है सर। अंतिम कौशल हो चाहे कठिन कौशल हो, दोनों की बात करें तो लिखना सबसे कठिन कौशल माना गया है। चौथे नंबर का मतलब चौथा कौशल है ये। इसके बाद में अभी जो प्रश्न आया था वो यहाँ से पूछा गया था कि अभिव्यक्त कौशल कौन सा है। तो बोलना और लिखना, मतलब बोलकर और लिखकर हम क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं कौशल की। अगर बात करें अभिव्यक्ति, हम किसी चीज़ को सामने वाले को अभिव्यक्त करना है, बताना है, तो या तो बोलकर बता सकते हैं या लिख कर बता सकते हैं, तो वो अभिव्यक्ति कौशल हो गया। ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है, ग्रहण का मतलब अपने खुद से हम उसको ग्रहण करें। तो कैसे करेंगे, या तो हम सुनकर करेंगे या फिर पढ़कर करेंगे। तो सुनना और पढ़ना ये 2 कौशल क्या हो जाएंगे, ग्रहणात्मक। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक मूर्त कौशल और एक अमूर्त कौशल। तो जो मूर्त कौशल होता है साथियों, वो क्या होता है, लिखना और पढ़ना। ये तो है मूर्त, जो हमको दिखाई देता है कि हम लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अमूर्त कौशल क्या होता है, सुनना और बोलना। तो सुनना और बोलना कभी भी दिखाई नहीं देता साथियों, तो ये किस में आ जाता है, अमूर्त कौशलों में आ जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कौशल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यहाँ से आपको कम से कम 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, नोट कर लेना। ये प्रश्न हूबहू आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा है प्रश्न है, यहाँ से भी साथियों अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पेपर में पूछे गए थे अब से पहले, और उस प्रकार के प्रश्न काफ़ी सारे एग्जाम में अब तक आए हुए हैं। रीट 21 वाली भर्ती, 22 वाली, उससे पहले 18 वाली, उसके बाद 15 और जो 11-12 में भर्ती हुई थी साथियों, वहाँ सभी जगह हमने प्रश्न देखे हैं और उनको वहाँ से नोट किया है। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हम आपके सामने लेकर आए हैं। लिंग व फ़ॉन्ट किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो सहायक सामग्री से संबंधित काफ़ी प्रश्न आए थे, तो हमने इन सभी को नोट किया है कि दृश्य है, श्रव्य दृश्य है, या फिर ये सभी हैं। तो इस लिंग व फ़ॉन्ट की बात करें तो साथियों ये कौन सी सामग्री है, ये है श्रव्य। अब श्रव्य सामग्री क्यों है और श्रव्य दृश्य सामग्री होती क्या है, अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। महत्वपूर्ण कथन में बात ये है साथियों, ये प्रश्न 2 बार नोट हो गया है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण कथन में है ये, तो देखिए साथियों इसमें क्या महत्वपूर्ण है। सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है, सबसे इम्पोर्टेंट कि सहायक सामग्री होती है 3 प्रकार हैं इसके, एक तो दृश्य है, एक श्रव्य है और एक श्रव्य दृश्य है। ठीक है, अब इसके बाद में दृश्य जो सामग्री होती है वो कौन कौन सी होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अभी पूछा गया था श्रव्य के, तो अब दृश्य के पूछ गए, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी के बारे में। अच्छा, दृश्य सामग्री, तो साथियों इसमें दृश्य सामग्री में सबसे पहले चार्ट, जो चार्ट हम बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड। अब तो ग्रीन बोर्ड भी चल गया है, तो साथियों बोर्ड किसी भी कैसे भी कलर का हो, तो वो बोर्ड जो होता है दृश्य सामग्री में माना गया है। मानचित्र हो या चित्र हो, ठीक है, मॉडल हो चाहे पाठ्यपुस्तक हो, प्रोजेक्टर, पारदर्शिता, फ्लैश कार्ड, एपिडेस्कोप, ये जो मुद्रित सामग्री हैं, ये सारी सारी कौन सी है, दृश्य है। जो एग्जाम में पूछी जाती है कि दृश्य सामग्री कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो इन सभी को नोट कर लेना माइंड में कि ये जितनी भी सामग्री है सारी सारी क्या है, दृश्य सामग्री है। इसके बाद में श्रव्य दृश्य, श्रव हो और दृश्य।
श्रव का मतलब सुनना भी, उस सामग्री से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो एक तो है साथियों LCD प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर को काट दो। एक है टीवी, एक है कंप्यूटर जिसको हम संगणक बोल सकते हैं, ठीक है। एक है VCD प्लेयर, एक है वर्चुअल स्कूल रूम, एक है मल्टीमीडिया और है ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको हम OHP बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं श्रव्य दृश्य सामग्री जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। अगर हम बात करें संगणक और कंप्यूटर की, तो ये तो जाने कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक नाटक भी साथियों इसमें शामिल किया गया है, नाटक। एक चलचित्र को भी इसमें शामिल किया गया है, चलचित्र। तो ये भी आप इसमें नोट कर सकते हैं, दोनों ये भी श्रव्य और दृश्य सामग्री में जोड़े गए हैं, ठीक है। अब केवल श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री मतलब केवल सुन सकते हैं इनसे। रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगवाफोन है जो भी पेपर में पूछा गया था, भाषा प्रयोगशाला है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, CD प्लेयर है, कैसेट है। तो ये जो है सभी क्या है, श्रव्य सामग्री, इनसे हम सुन सकते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको प्रश्न अक्सर देखने को मिलेगा। यहाँ से 2 प्रश्न कम से कम हिंदी में पूछा जाएगा, एक प्रश्न, और एक पूछा जाएगा संस्कृत भाषा शिक्षण या फिर EVS में। साइकोलॉजी में भी ये प्रश्न आ सकता है कि श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है या कौन सी नहीं है। गणित शिक्षण में भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप सहायक सामग्री को नोट कर लेना। काफ़ी अच्छे प्रश्न है साथियों, यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थी के सीखने से संबंधित कठिनाई को दूर करने के लिए। साथियों अगर सीखने से संबंधित कठिनाई को हम दूर करना चाहते हैं तो किस प्रकार का शिक्षण किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर मूल्यांकन परीक्षण। तो अगर हम कठिनाई को दूर करेंगे तो साथियों उसके लिए हमको परीक्षण करना पड़ेगा उपचारात्मक शिक्षण। अब देखो उपचारात्मक शिक्षण क्यों है, ये आप महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो इस तरह के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे साथियों, इनको आपको नोट करना है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। उपलब्धि परीक्षण होता है साथियों किसी भी व्यक्ति के ज्ञान या कौशल का आकलन करने का एक तरीका है, ठीक है। उपलब्धि का मतलब ये होता है कि हमने जो अब तक पढ़ा है उसमें कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, हमने कहाँ तक उपलब्धि हासिल कर ली है, इसका मतलब यही होता है। अब ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में कि उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है। 2 तरह का होता है साथियों, एक तो मानकीकृत और एक अमानकीकृत। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है निदानात्मक शिक्षण। साथियों जाना कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न भी कि निदानात्मक परीक्षण होता क्या है। तो निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो होता है कि छात्रों की कमजोरियों को पता लगाने और उन्हें खोजने के लिए जो किए गए प्रयास है वो निदानात्मक क्या होता है, परीक्षण होता है या शिक्षण होता है। तो इसमें केवल कमजोरी का पता लगाया जाता है साथियों, कमजोरी क्या की जाती है, खोज की जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं तो इसमें कमजोरी का पता लगाया जाता है या खोज की जाती है, ठीक है। लेकिन आगे बात करेंगे उसकी बात, तो लेकिन की तो लेकिन इसमें देखो निदानात्मक शिक्षण प्रकार अगर पूछे जाए तो व्यक्ति केंद्रित है और समूह केंद्रित, मतलब 2 ही प्रकार है इसके निदानात्मक शिक्षण के। अब देखियो जो महत्वपूर्ण कथन था जिसे मैं बताना चाह रहा था वो यहाँ पे छुपा हुआ है। इधर देखिए आप, इसमें उपचारात्मक जो शिक्षण आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न अभी पूछा गया था कि किसी कमजोरी या कठिनाई को दूर करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, कठिनाई को मतलब दूर, समस्या का समाधान हो रहा है मतलब, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। और यहाँ केवल कठिनाई या कमजोरी का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि भाई कमजोरी ये बच्चे की ये है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। यहाँ पर केवल पता लगाया जाएगा निदानात्मक परीक्षण में, और उपचारात्मक जो शिक्षण है उसमें क्या किया जाएगा, उसका समस्या का समाधान किया जाएगा, जो कठिनाई है उसको दूर की जाएगी। तो वो हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक जो शिक्षण है ये भी 2 प्रकार का होता है साथियों, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक होता है, ठीक है, 2 प्रकार हैं। तो सभी ये जो परीक्षण हैं 2 प्रकार के हैं, इनको नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछे गए थे। उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों
ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगले क्लास को साथियों यहाँ से आपको 6 प्रश्न भी कंप्लीट करवा दिए हमने। लगभग 150 प्रश्न लेकर आएंगे, जो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसमें से आपको 100 प्रश्न कम से कम देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।